पास पार्टिसिपेंट्स हैं अभी तक 61। बिलाल, अच्छा, क्लिनिकल अप्रोच न्यूमोथोरेक्स की हमने Yes, sir. देखनी है, तो मैंने कहा अभी ये नोट कर लें Yes, कि sir. अभी तक हमारे पास 63 है। ठीक। अच्छा, क्लिनिकल अप्रोच ऑफ न्यूमोथोरेक्स हमने देखनी है। न्यूमोथोरेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज पल्मोनोलॉजी और मेडिसिन इज कंसर्न, बिकॉज इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, और इसमें अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करें तो पेशेंट की जान भी बचा सकते हैं, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज या अगर आपको परसेप्शन मौजूद है तो आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं कि हम न्यूमोथोरेक्स को डिफाइन करना चाहते हैं, और इसके अलावा हम ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूमोथोरेक्स को डायग्नोज किस तरह करना है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे, और मैनेजमेंट किस तरह करनी है, और कॉजेज क्या क्या इसकी होंगी न्यूमोथोरेक्स की। तो डेफिनेशन आप सबको पता है, इट इज प्रेजेंस ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी, लेकिन आपको हाइड्रोथोरेक्स, बायोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और हाइड्रोनीमोथोरेक्स का भी आइडिया होना चाहिए। कोई बता सकता है ये क्या क्या चीज? सर हाइड्रोथोरेक्स है, प्रेजेंस ऑफ सर वाटर। हाइड्रो वाटर, पायो पस, हीमो ब्लड और हाइड्रोनीमो एयर और वाटर दोनों। सही। हाइड्रोथोरेक्स को प्लूरल इफ्यूजन भी कहते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। अब ये हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक सिनेरियो है, इसको आप पढ़ें और बताएं कि हम इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे। सर पहले तो उसके वाइटल्स मेंटेन करेंगे। हाँ जी, वाइटल्स ठीक है, वैसे ये लिखे हुए हैं वाइटल्स, ये ऑलमोस्ट ठीक हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताएं कि इस सिनेरियो को देख के आपके ख्याल में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं? न्यूमोथोरेक्स तो हम चेस्ट पढ़ रहे हैं। एक्सरे करवा लेंगे। न्यूमोथोरेक्स, एस्मा। ओके, एक्यूट सीवियर एस्थमा। और इसकी रेस्पिरेशन भी ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट। हाँ, वो ज्यादा ही है, 18 तक नॉर्मल होता है। और बताएं चेस्ट की डिजीजेस के हवाले से कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं सडन डिस्निया की? न्यूमोथोरेक्स हो गया, एक्यूट एस्थमा हो गया, और ब्रोंकिएक्टिसिस। नो, इट विल नॉट कॉज सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, सीओपीडी। एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी। ठीक है, और क्या हो सकता है? देयर कैन बी सम फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो अब आपने प्रोसीड कैसे करना है? अब आपके पास एक लिस्ट आ गई डिफरेंशियल्स की। अच्छा, ये बताएं कि नॉन कार्डिक नॉन पल्मोनोलॉजी डिफरेंशियल्स क्या क्या होंगे पल्मों के अलावा सडन डिस्निया के? पेरिकार्डियल एफ्यूजन। नहीं यार, सर सबसे पहले एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। सर गर्ड भी हो सकता है। गर्ड भी हो सकता है, और फियर, एंजाइटी, हाइपरवेंटिलेशन भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा वेल्वुलर हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इंफाक्शन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो आप उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को पहले सोचेंगे, तभी आप उसके मुताबिक उसका एग्जामिनेशन करेंगे और तभी आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कॉज या लंग के अंदर होगी या लंग से बाहर होगी, उसको हम एनलिस्ट कर लेना है अपने माइंड में। ठीक है, इसमें एज का भी बड़ा फैक्टर है। एग्जामिनेशन क्या क्या करोगे उस पेशेंट का? चेस्ट एग्जामिनेशन, एक्सरे करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन। सब ब्रीथ साउंड एब्सेंट होंगी और परकशन नोट रेजोनेंट होगा। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, पहले आप इंस्पेक्शन से स्टार्ट करें ना। इंस्पेक्शन पे क्या चीज मिलेगी? सर साइनोसाइड की शेप देखेंगे कि चेस्ट ब्लू कलर। देखें,
सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ना, चेस्ट का अगर आप एग्जामिनेशन करें तो इंस्पेक्शन पे जिस साइड पे अगर आपको लगता है कि न्यूमोथोरेक्स है, तो उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो वो साइड बल्जिंग होगी एज कंपेयर टू अदर साइड, और उसकी मूवमेंट रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, पैल्पेशन पर क्या मिलेगा आपको? रेजोनेंट परकशन नोट। ये तो परकशन की हो गई ना, पैल्पेशन की क्या फाइंडिंग होंगी? जो साइड बल्जिंग है उस पे मूवमेंट्स कम होंगी जब आप उसको यूं करके जब चेक करते हैं। रिड्यूस्ड एक्सपेरेशन। हाँ जी, और वोकल Expansion. फ्रेमिटस क्या होगा? रिड्यूस। वोकल फ्रेमिटस रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, परकशन नोट क्या होगा? रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंट। हाइपर रेजोनेंट। रेजोनेंट और हाइपर रेजोनेंट का क्या फर्क है? हाइपर रेजोनेंट हमेशा किसी कैविटी में आता है जिसके अंदर एयर भरी हुई हो। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन पर क्या फाइंडिंग होगी? एब्सेंट होंगी ब्रेथ साउंड। ब्रेथ साउंड्स विल बी एब्सेंट। ठीक है, अच्छा यही पेशेंट बिलफर्ज अगर ये न्यूमोथोरेक्स है तो इसके जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग मिलेंगी? सर जेवीपी जी, रिड्यूस। पेशेंट को साइनोसिस हो सकता है, उसको टेकिकार्डिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होगा, जेवीपी रेज्ड होगी, और इसके अलावा क्या फाइंडिंग होगी? ट्रेकियल शिफ्ट। किस तरफ को शिफ्ट होगा ट्रेकिया? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये अच्छा, और अगर आप देखना चाहें, मिसाल ये तो हमने फर्ज कर लिया ना कि पेशेंट को प्रॉब्लम था न्यूमोथोरेक्स का, बाकी चीजें जो हमने डिफरेंशियल्स डिस्कस किए थे उसके लिए हम क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का? जीआईटी की एग्जामिनेशन। हम कार्डियोवैस्कुलर कर सीवी। लेंगे। हाँ, क्योंकि यंग एज का हमने सिनेरियो में पेशेंट दिया था तो उसको माइटल स्टेनोसिस एमआर वगैरह के लिए देखना बहुत जरूरी है, उसमें भी सडन डिस्निया हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम पेशेंट का जो पल्मोनिक एरिया है उसको देखेंगे, वहां लाउड सेकंड हार्ट साउंड होगी, उसको हम कहते हैं लाउड P2, यानी जो सेकंड हार्ट साउंड है उसका पल्मोनिक कंपोनेंट वो लाउड होगा। और उसको हम चेक कैसे करते हैं? हम स्टेथोस्कोप पहले एओर्टिक एरिया पे रखते हैं और फिर पल्मोनिक एरिया पे रखते हैं। तो नॉर्मली एओर्टिक एरिया पे ज्यादा, एम्बोलिज्म के केसेस में पल्मोनिक एरिया पे ज्यादा आवाज सुन रही होगी। ठीक है, तो ये जनरल फिजिकल की फाइंडिंग हो गई। रेस्पिरेशन में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन की और अदर सिस्टम्स को हमने देख लिया। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे इस केस की, विच इज नाउ अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन इज अ केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स। बिल्कुल ना करना, पहले चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे सबसे पहले करवाएंगे, और सीटी ब्रश ले लो, बाल गिरने हैं अंदर। सीटी स्कैन। सबसे पहले तो देखो इसमें हमें अर्जेंट इंटरवेंशन चाहिए, सीटी में तो कई घंटे लगते हैं। ये भाभी बहुत अब लड़ते हैं, इनको समझाएं। ईसीजी करनी है और चेस्ट एक्सरे हम हाँ। पीए और लेटरल व्यू ओके। और ईबीजीज करेंगे। ईसीजी से हमें कोई कार्डियोलॉजी की फाइंडिंग जैसे एमआई वगैरह हो वो रूल आउट हो जाएगी, और ईबीजी से हमें उसके हाइपोक्सिया का अंदाजा हो जाएगा। और इसके अलावा बायोकेमिकल प्रोफाइल करवाएंगे जिसमें एलएफटी, आरएफटी वगैरह शामिल होंगे। इसका हमें क्या फायदा होगा? सर एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉजेस। बिल्कुल सही, अगर किसी पेशेंट को आरएफटीज डिरेंज हो या एलएफटीज डिरेंज हो तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हाई चांसेस होंगी। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उसको भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और आपको पता है कि तमाम केसेस जिनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है दे टेंड टू हाइपर वेंटिलेट, और उनको लगता है कि उनका रेस्पिरेटरी रेट वगैरह ज्यादा है। तो ऐसे केस को आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकेंगे? यानी अगर कोई पेशेंट जिसको सांस ज्यादा आ रहा है, 28 पर मिनट उसका रेस्पिरेटरी रेट है, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि उसको कॉज लंग्स की और हार्ट की है या इस तरह की कोई मेटाबॉलिक कॉज है?
आप पेशेंट की सैचुरेशन चेक कर लेंगे, एंजाइटी, हाइपरवेंटिलेशन, CRF और CLD के केस की ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल होगी लेकिन उसका रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा, जबकि लंग्स या हार्ट की जो कॉज होगी उसके अंदर हमेशा हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ट्रॉमेटिक है एक मेन क्लास और फिर उसके बाद है स्पॉन्टेनियस। ट्रॉमेटिक का आप सबको पता है किस किस तरह हो सकती है न्यूमोथोरेक्स? स्टैब वुंड इंजरी हो सकती है, हाँ, पेनिट्रेटिंग। रोड ट्रैफिक Road एक्सीडेंट traffic सबसे बड़ी accident. कॉज है। ये नॉन आइट्रोजेनिक हैं और आइट्रोजेनिक कॉजेज कौन कौन सी हैं? Sir, medical unexplained. ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसमें न्यूमोथोरेक्स हो सकता है? इंट्यूबेशन, कोई भी प्रोसीजर जो चेस्ट एरिया से रिलेटेड है ना उसमें न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। उसमें सेंट्रल वेनस लाइन CVP लाइन पास करें तब भी हो सकता है। बायोप्सी। हाँ जी, अगर आप लंग बायोप्सी करें उसमें भी हो सकता है, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान भी हो सकता है। इसके अलावा आप ईसोफेगस में कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तब भी हो सकता है। तो ये आइट्रोजेनिक की कॉजेज हैं, आइट्रोजेनिक ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स। नॉन आइट्रोजेनिक में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कौन सा होता है? विदाउट एक्सटर्नल कॉज। नॉन ट्रामा होगा, विदाउट ट्रामा। ट्रॉमेटिक नहीं है। हाँ जी, इसमें दो तरह आ जाता है। प्राइम यानी इसमें ये है कि न्यूमोथोरेक्स बगैर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के होता है लेकिन इंटरनली डिजीज हो सकती है। इसकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स वो होता है जिसमें लंग बिल्कुल क्लियर होता है लेकिन पेशेंट को चंद फैक्टर्स की वजह से न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसकी किसी को एग्जांपल पता है? स्मोकिंग की वजह से होता है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है इन डिजीजेस जैसे मार्फन सिंड्रोम का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. Connective tissue. Yes, sir. हाँ, उसमें ये होता है कि जो विसरल प्लूरा है ना लंग का, उसका कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा वीक रह जाता है और फिर लंग के अंदर से एयर लीक करके विसरल और पाइटल प्लूरा के दरमियान में चली जाती है, न्यूमोथोरेक्स कर देती है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। और जिस जगह कनेक्टिव टिश्यू जिस जगह वीक होता है उस जगह पे एक बुलबुला सा बन जाता है कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको ब्लेब कहते हैं, BLEB, ब्लेब। तो ब्लेब्स है ना, उनकी वजह से ना फिर ये न्यूमोथोरेक्स डेवलप होता है। और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कब होता है? अंडरलाइंग लंग डिजीज। बिल्कुल। और इसमें कौन सी सबसे बदनाम लंग डिजीजेज है जिनमें न्यूमोथोरेक्स होता है? आप अपने एस्मा, एम्फिजिमा, TB, COPD. COPD एंड ट्यूबरक्लोसिस। एस्मा। ठीक है, अगर आप 100 केसेस देखें वार्ड में सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स के तो उसमें से 95 केसेस TB और COPD के निकलेंगे। बाकी 5% में एस्थमा भी आ जाता है और बाकी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह ये आ जाती हैं। लेकिन whenever you come across a patient who is having secondary spontaneous pneumothorax, आप TB और COPD के बारे में जरूर सोचें। ठीक है, एंड और आपको अगर लॉन्ग केस मिलता है या वार्ड में आपको न्यूमोथोरेक्स का केस मिलता है तो वो ये इसी सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस वैरायटी का ही होगा। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस आर वेरी वेरी रेयर, कोई लाख में से कोई एक आध मरीज शायद होता हो। व्हाट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स? ड्यू टू ट्रामा। टेंशन न्यूमोथोरेक्स कैन बी ड्यू टू एनी कॉज, लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? सर उसमें इन्फ्लेशन होती है, इंस्पिरेशन में जो है ना हवा बढ़ती है और एक्सपिरेशन में बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से जो है ना प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी, यानी इसको आसान वर्ड में कह सकते हैं कि वन वे वेल बन जाता है।
ठीक है, वो वेल्व हवा को प्लूरल कैविटी के अंदर तो आने देता है लेकिन वहां से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, और अगर टू वे वेल्व हो यानी अंदर भी आने दे और बाहर भी जाने दे तो उसको हम कौन सा न्यूमोथोरैक्स कहते हैं? ओपन टाइप। ओपन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पेशेंट की आधे घंटे से कम टाइम में उसकी जान ले सकता है और इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक क्लिनिकल टिप ये है कि अगर आपने क्लिनिकली एक पेशेंट डिस्निया के साथ आया, आपने उसको क्लिनिकली चेक कर लिया कि ब्रेथ साउंड्स नहीं आ रही हैं, एक्सरे पे न्यूमोथोरैक्स है, तो कौन सा एक टेस्ट करेंगे वहीं पे बेड साइड से जिससे पता चल जाएगा कि ये न्यूमोथोरैक्स टेंशन न्यूमोथोरैक्स है या नहीं। आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है तो समझ लें ये टेंशन न्यूमोथोरैक्स है और इसका मतलब ये है कि आपने फौरी तौर पर उसकी चेस्ट को डीकम्प्रेस करना है, उस जगह जहां एयर इकट्ठी हो रही है एयर निकालनी है उसमें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एयर किस तरह हम रिमूव कर लें, लेकिन क्लिनिकली जो टिप है वो ये याद रखें कि व्हेन एवर देयर इज अ केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स और उसका ब्लड प्रेशर कम है या कम हो रहा है तो समझ लें कि वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स की तरफ जा रहा है। मैनेजमेंट किस तरह करेंगे न्यूमोथोरैक्स की? मैनेजमेंट में हम ये करेंगे कि हमने एयर निकालनी है फ्रॉम प्लूरल कैविटी, लेकिन किस पेशेंट में एयर निकालनी है किस में नहीं निकालनी, इसके लिए हम तीन चीजें देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज साइन एंड सिम्टम्स, वो है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है और उसका ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, एक तो ये चीज देखते हैं। सेकंड चीज ये देखते हैं कि न्यूमोथोरैक्स का साइज कितना है, और थर्ड चलती है, आवाज आ नहीं रही है। और थर्ड है कि प्राइमरी है या सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में प्राइमरी स्पॉन्टेनियस है या सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस है, दोनों की अलग अलग गाइडलाइंस है। तो ये तीन चीजें देखनी है। पहली मरीज को चेक करना है उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसके एक्सरे को देखना है कि एक्सरे में न्यूमोथोरैक्स का साइज कितना है, और थर्ड नंबर पे ये चेक करना है कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस है या सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस है। ये तस्वीर इसलिए लगाई है कि आपको बता दें कि साइज किस तरह चेक करना है न्यूमोथोरैक्स का। बाकी तो आप साइन एंड सिम्टम्स तो आप देख सकते हैं। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस का भी एक्सरे से पता चल जाता है। साइज चेक करने के लिए हम ये करते हैं, इसमें ये जो कलर्ड एरिया है ये कोलैप्स्ड लंग है और इसके इर्द गिर्द ये जो एरिया है ये सारा न्यूमोथोरैक्स है। तो न्यूमोथोरैक्स का साइज जो चेक करते हैं उसका तरीका ये है कि ये हाइलम से हम सीधे आते हैं और ये है न्यूमोथोरैक्स का कौन सा बॉर्डर, ये है विसरल बॉर्डर, और ये कौन सा है प्राइटल बॉर्डर। तो हाइलम के सामने विसरल और प्राइटल बॉर्डर के दरमियान हम गैप एक्सरे के ऊपर चेक कर लेते हैं कि कितना है। इसके लिए आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं और भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप देख सकते हैं। भैया नु हेडसेट चाड़ अगर ये अपने ओके 96 रोल नंबर अपना माइक ऑफ कर रहे हैं। अगर विसरल और प्राइटल प्लूरा, क्योंकि नॉर्मली तो विसरल और प्राइटल प्लूरा आपस में जुड़े होते हैं, जब ये दरमियान में आती है तो उनके दरमियान गैप आ जाता है। तो आपने विसरल और प्राइटल प्लूरा के दरमियान गैप को एक्सरे पे मेजर करना है, और अगर ये गैप 2 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि 50% लंग का एरिया उस पे न्यूमोथोरैक्स मौजूद है। इस बात की समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो जो साइज ऑफ न्यूमोथोरैक्स है वो बेसिकली बताता है कि लंग की क्या एक्सटेंट है कोलैप्स होने की। ठीक है, तो आपने हमेशा जो ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी है जिसकी गाइडलाइंस को पाकिस्तान में फॉलो करते हैं वो हाइलम के सामने से ये चेक करते हैं, जबकि अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी वो एपेक्स पे चेक करते हैं
और वो यहाँ पर एरिया 3 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ब्रिटिश वालों को फॉलो करते हैं तो हम ये 2 सेंटीमीटर और इन फ्रंट ऑफ हाइलम यही चेक करेंगे। अच्छा जी, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स की मैनेजमेंट आ गई। ये एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम कुछ जब सिनेरियो करेंगे तो ये हमें हेल्प देगी चीज। दो तरह का न्यूमोथोरेक्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में हमने कब फैसला करना है कि पेशेंट की ट्यूब हम निकालेंगे। उसमें ये है कि अगर तो पेशेंट का जो रिम जो मैं आप बात कर रहा था आपको वो ड्रॉ भी करके बताया, अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम है और पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा नहीं है, यानी नॉर्मल 18 तक है, उसका 20 या 22 तक है, तो आप उसको घर भेज देंगे और उसे कहेंगे कि हर तीसरे चौथे दिन अपना एक्सरे करके हमें दिखाता रहे। और नॉर्मली ऐसे पेशेंट में बगैर एयर बाहर निकाले पेशेंट की खुद ब खुद एयर रिजॉल्व हो जाती। अगर प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में पेशेंट का रिम 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या पेशेंट ठीक नहीं है, यानी उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, तो उसमें हम नीडल या कैथेटर लगा के पेशेंट की एयर हमें वो रिमूव करनी पड़ेगी ताकि उसकी सिम्टम सेटल हो जाए। और अगर पेशेंट की सिम्टम सेटल हो जाएंगी तो हम उसको छुट्टी देकर घर भेज देंगे और वो फॉलो अप करता रहेगा। यानी मार्फन सिंड्रोम या ऐसा कोई केस है जिसमें कोई और अंडरलाइन कॉज मौजूद नहीं है, उसके अंदर हमने पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट यानी उसकी क्लिनिकल कंडीशन देखनी है और उसका न्यूमोथोरेक्स का साइज देखना है और उसके मुताबिक फैसला करना है। ऑन द अदर हैंड अगर पेशेंट को सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स है यानी अंडरलाइन कोई डिजीज है, तो इसमें घर भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आपने उसको एडमिशन करना ही करना है। उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि रिम की क्या सिचुएशन है। अगर रिम का साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो आप सिंपल उसे ऑक्सीजन देंगे और पेशेंट का न्यूमोथोरेक्स वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर है तो आप नीडल या स्मॉल बोर कैथेटर से एस्पिरेट करेंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगी। और अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर है या अनवेल है तो आप उसको चेस्ट ट्यूब ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में डालेंगे। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन देने से कैसे न्यूमोथोरेक्स रिजॉल्व हो जाएगा। वो नाइट्रोजन ज्यादा अब्सॉर्ब होती है, इफेक्टिवली अब्सॉर्ब होती है। हाँ जी, अगर आप पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन 21% होती है, ज्यादा अगर ऑक्सीजन देंगे तो वो नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देगी। जो पहले से न्यूमोथोरेक्स एरिया के अंदर मौजूद है नाइट्रोजन, वो डिफ्यूज होके लंग के अंदर चली जाएगी और ऑक्सीजन डिफ्यूज होके प्लूरल कैविटी में चली जाएगी और उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होना बहुत आसान है, तो इसलिए न्यूमोथोरेक्स के एब्जॉर्प्शन की जो रेट है ना वो क्विक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है कि एयर रिमूव करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो उसमें बाज़ जब तक आप चेस्ट ट्यूब का इंतजाम करते हैं चेस्ट ट्यूब डालने के लिए, तो आपको पहले नीडल एस्पिरेशन करनी पड़ेगी। नीडल एस्पिरेशन में जिस साइड पे आपको न्यूमोथोरेक्स लग रहा है उस साइड पे सेकंड मिड क्लेविकुलर लाइन में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में यहाँ चेस्ट में नीडल डालेंगे और उस नीडल से एयर सक करेंगे। और अगर आपके पास वक्त है, पेशेंट के वाइटल्स वगैरह इतने बुरे नहीं है, तो आप चेस्ट ट्यूब भी डाल सकते हैं जल्दी जल्दी। तो सॉरी, वीडियो अभी नहीं हो रही, मैं अगर टाइम मिलता है तो आपको मैं दिखाता हूँ बाद में। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं चेस्ट ट्यूब की, ये लिखी हुई हैं इसमें। एक तो ये है कि चेस्ट ट्यूब आपने डाली तो उसमें चोकिंग हो सकती है और लंग पैरेन्काइमा का डैमेज हो सकता है। ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि ट्यूब है ना प्लूरा की बजाय लंग पैरेन्काइमा में चली जाती है
जिससे लंग पेरेन्काइमा और प्लूरा के दरमियान एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। फिर जब आपने एबनॉर्मल ओपनिंग बना दी चेस्ट में तो उसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे और ट्यूब की इन्फेक्शन हो जाएगी। फिर ट्यूब की मिस डायरेक्शन हो सकती है, यानी आप ट्यूब प्लूरा में एंटर करें लेकिन वो लिवर को डैमेज कर दे सराउंडिंग है, या बाज़ का इवन हार्ट को भी डैमेज कर देती है अगर लेफ्ट साइड पे हम चेस्ट ट्यूब डालें। बाकी क्योंकि हम इंटरकॉस्टल स्पेस में से ट्यूब डालते हैं तो इंटरकॉस्टल वेन, इंटरकॉस्टल आर्टरी और नर्व को भी डैमेज हो सकता है। और ट्यूब की वजह से यकदम जब लंग एक्सपेंड करता है तो उसमें एक्सुडेशन होती है, जिससे यकदम जब लंग एक्सपेंड करता है तो उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्या क्या हो सकती है। ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, लंग पेरेन्काइमा में जा सकती है जिससे ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकती है, सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज हो सकता है, और इसके अलावा इंटरकॉस्टल वेन, आर्टरी और नर्व को प्रॉब्लम हो सकता है, और री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। तो थोरेसिक सर्जरी हम कब करते हैं? जब कॉम्प्लिकेटेड न्यूमोथोरेक्स हो, न्यूमोथोरेक्स लोक्युलेटेड हो, पूरे लंग में ना फैला हो। ये इसकी मिसाल, ये आप देख लें, ये न्यूमोथोरेक्स इसका लंग के एक खास हिस्से तक कन्फाइंड है। इसमें अगर हम ब्लाइंडली ट्यूब डालेंगे तो हो सकता है कि वो ट्यूब इधर चली जाए या हो सकता है वो इधर चली जाए, तो इसलिए हम सर्जन को बुलाते हैं, वो यहाँ से ओपन करके ये वाला एरिया एग्जैक्ट इसमें ट्यूब डालता है, ये इसको रिमूव करता है तो लंग एक्सपेंड हो जाता है। तो समरी यही थी लेक्चर की कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है ना, इज ए मेडिकल इमरजेंसी, और जब अगर हम इसको डायग्नोज करके ट्रीट कर दें तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। सेकेंडली ये कि अगर आपके पास एक्सरे की सहूलत मौजूद नहीं है, पेशेंट आपके पास कोई एडमिट है और वो एकदम कोलैप्स होना शुरू करे और आपको सस्पिशन हो कि ये न्यूमोथोरेक्स है, तो आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में नीडल इंसर्ट करेंगे और इससे पेशेंट बिल्कुल अगर न्यूमोथोरेक्स हुआ तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं भी न्यूमोथोरेक्स को उसको कोई नुकसान नहीं होगा इधर नीडल इंसर्ट करने का, और ये प्रोसीजर लाइफ सेविंग है। अच्छा, ये 2-3 केसेस हैं, इनको देख लें, फिर एंड पे मैं आपको वीडियो थोड़ी सी वो दिखा देता हूँ। डायग्नोसिस क्या है इस केस का? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। राइट साइड न्यूमोथोरेक्स है और साथ में इसका ब्लड प्रेशर भी लो लिमिट में है, तो इट मींस इट मे कन्वर्ट इनटू टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसको मैनेज किस तरह करना है? और ये न्यूमोथोरेक्स कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी सेकेंडरी है। ये देख, ये सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स है, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। तो इसमें हर हाल में आपने एयर निकालनी है, मोस्ट लाइकली आपको चेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी। ये उसका एक्सरे है, ठीक है। ये देखें, ये है न्यूमोथोरेक्स का विसरल बॉर्डर, ये, और ये इसका जो पैराइटल बॉर्डर है। तो इसका रिम अगर आपने चेक करना है वो ये हाइलम से आके ये आप यहाँ से चेक करेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट्स ऑब्वियसली मोर देन 2 सेंटीमीटर। इसका बताएं। नहीं है, लेकिन इसका फैसला करें कि इसमें क्या आगे करना, क्या मैनेजमेंट किस तरह होगी। प्राइमरी न्यूमोथोरेक्स, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस है, इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? क्या इसको ट्यूब डालेंगे या इसको वैसे ही घर भेज देंगे? Depending upon the ring size. X-ray सर वो साइज चेक करेंगे ना, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है। एक तो ये चीज देख लेना कि नॉर्मल पल्स और ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब इतनी डिस्ट्रेस या इमरजेंसी नहीं है, सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे ये हम देख लेंगे, ये हाइलम है, यहाँ से अगर हम देखें, ये आप मैयर कर लें कितना है, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है,
तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ इसको ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी से यहाँ से इसको कोई कैथेटर डालेंगे या नीडल के जरिए निकाल सकते हैं, या सेकंड इंटरकॉस्टल से नीडल के जरिए कुछ निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है, अगले एक्सरे पे ये साइज कम हो जाता है ये वाला, तो हम उसको घर भेज सकते हैं। ये बताएं। सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स। हाँ जी, सेकेंडरी Secondary स्पॉन्टेनियस spontaneous. न्यूमोथोरेक्स। और सेकेंडरी की कॉज क्या है? ये इसका एक्सरे। कौन सी टीबी है इसे? इलरी ट्यूबरकुलोसिस। ये देखें, ये डॉट्स काफी सारे हैं। हाँ जी, और ये इसका रिम है सारा। तो ये सारा इसका विसरल प्लेरा है और ये प्राइटल प्लेरा है। तो इसको ट्यूब डालनी पड़ेगी और साथ में 9 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए टीबी की मेडिकेशन देनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस? टेंशन। इसमें कैसे पता चला टेंशन है? Mediastinal shift. बिल्कुल, आप देखें कि ये डायफ्राम भी। हाँ जी, इसने डायफ्राम को भी फ्लैट कर दिया है और इधर से नॉर्मली यूं हार्ट होता है वो भी इसने बिल्कुल स्ट्रेट करके उसको इस तरह भेज दिया। तो दिस इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। इसको किस तरह ट्रीट करेंगे? Intubation. हाँ, इंक्यूबेशन जब तक नहीं होती तो हम ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस इस जगह पे यहाँ नीडल डाल देंगे, नीडल एस्पिरेशन, और मीनवाइल हम ट्यूब का बंदोबस्त करेंगे और फौरन ट्यूब डाल देंगे। ये क्या है? Tension pneumothorax. ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये जो लंग है ये हर्निएट हुआ है, मिड लाइन को क्रॉस करके इधर तक आया हुआ है और इसने मीडियस्टाइनम को इधर शिफ्ट किया हुआ है। डायफ्राम तकरीबन फ्लैट है और हार्ट का जो यूं बॉर्डर होता है वो भी नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब कि इसने टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। तो ये खत्म हो गए। अभी वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3-3 मिनट की 2 वीडियोस हैं, वो आप देख लें और उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अभी दोबारा आप कनेक्ट कर लेना। उतनी देर में मैं उसको खोल लेता हूँ दूसरी प्रेजेंटेशन को, उसको फिर रन करके हम देख लेते हैं। अरे 87 पार्टिसिपेंट्स पे अपडेट करना। हाँ ठीक है। ये जगह का पता लग गया कि कहाँ चेस्ट ट्यूब डालनी है? मतलब फर्स्ट स्टेप पे जगह देखी, ये है ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। अगर आप लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी, अगर नहीं पता लगा तो आप गूगल कर लीजिएगा। ये एक्सिला के अंदर एरिया है, जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। सेकंड ये है कि अगले स्टेप पे ये अभी लोकल एनेस्थीसिया दे रहा है ताकि वो जगह सुन हो जाए, डिसेंसिटाइज हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया के बाद वो आगे क्या करता है। अब इंटरकॉस्टल एरिया जहां लोकल एनेस्थीसिया दिया है वहां पे इंटरकॉस्टल एरिया में इंसिजन दे रहा है। उस इंसिजन में मसल्स को डाइसेक्ट करना है विद दिस फोर्सेप्स। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता डाइसेक्ट करेंगे तो अंदर रास्ता बनना शुरू हो जाएगा जो अल्टीमेटली प्लेरा में ओपन होगा।
चेस्ट ट्यूब जो डालते हैं इसके पहले इसने आपने देख लिया होगा कि इंसिजन दी, फिर उसको डाइसेक्ट किया, फिर वहां से प्लेरा के अंदर गए और फिंगर के साथ कंफर्म किया। अब इसमें चेस्ट ट्यूब डालनी है। चेस्ट ट्यूब जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो 24 या 26 फ्रेंच की यूज करते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि बाज़ का वो पूछ लेते हैं कि ये चेस्ट ट्यूब किस फ्रेंच की डली हुई है। तो सबसे बड़े बोर की जो चेस्ट ट्यूब होती है वो 32 फ्रेंच की होती है एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर द पेशेंट क्योंकि ये इंटरकॉस्टल स्पेस में रिब्स को स्ट्रेच करके रखती है। अच्छा, लास्ट में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि चेस्ट ट्यूब अगर आप न्यूमोथोरेक्स ड्रेन करना चाहें तो आपने चेस्ट ट्यूब का जो रुख है वो सुपीरियरली रखना है और उसके अंदर ये है कि आर्टरी फोर्सेप जब आप अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसके इस तरह होने चाहिए ताकि ट्यूब ऊपर को मूव कर जाए। और अगर आपने प्लूरल इफ्यूजन ड्रेन करनी है या पस ड्रेन करनी है तो उसमें ट्यूब का रुख डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होगा क्योंकि एम्पाइमा या प्लूरल फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से लोअर साइड पे एक्यूमुलेट होता है। और लास्ट में ये कि जब भी आपने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट होगी उसके साथ एक अंडर वाटर सील है ना वो ज़रूर अटैच होती है, अदरवाइज अगर सिंपल चेस्ट ट्यूब डाल के छोड़ देंगे तो एयर बदस्तूर अंदर जाती रहेगी। तो अंडर वाटर सील का फ़ायदा ये होता है कि बाहर से एयर अंदर की तरफ नहीं जाती। तो दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। आप आई होप कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं 1 आध मिनट में।